2024 के बचे हुए दिनों में 10 ऐसे चैलेंजेस जो अगर आपने अपना लिए तो 2025 एक अलग ही लेवल पे शुरू होगा। नंबर 1, गेटिंग रिजेक्टेड। क्या आप सबको फेलियर के सामने कैसा महसूस होता है? सब लोगों को हारना पसंद है क्या? नहीं, राइट? किसी को भी हारना पसंद नहीं है। हम हारने से डरते हैं, इतना डरते हैं कि हम चीजें शुरू ही नहीं कर पाते, इतना डरते हैं कि शुरू करके खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हमने खत्म कर दिया, दुनिया उस चीज को देखेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, वो हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में कुछ बोलेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम हारने से डरते हैं। लेकिन माँ के पेट से हार से कैसे जूझा जाता है वो तो कोई सीख के नहीं आता। हर एक इंसान हार को सीखकर ही सीखता है। एंड दैट इज व्हाई दिस चैलेंज। हर रोज अगले 45 दिन तक आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें पता है आपको कि आप रिजेक्ट होंगे, जिसमें पता है आपको कि आप हारेंगे, जिसमें आपको पता है लोग आपको ना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस क्षण में जब लोग आपको नकारेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको ना बोलेंगे, शायद आपके हंसेंगे, आपकी खिल्ली भी उड़ाएंगे, you will get trained to deal with failure। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें कुछ ऐसा उठाना होगा जिसकी हार की कीमत बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में जाके किसी से 500 रुपए मांग लीजिए। अगर नहीं मिलेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई अंतर नहीं आएगा, एंड क्वाइट पॉसिबली आपको मिलेंगे भी कि नहीं। लेकिन उस समय में जब लोग आप पे क्या बोल रहा है, ब्रो 500 रुपए क्यों दे दूं, तू कौन है? या लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुला देंगे, या लोग आपको इग्नोर करके चले जाएंगे, या लोग आप पे हंसेंगे, या शायद कोई इंसान आपको मारने के लिए भी छोड़ दे। समथिंग may happen, but it will train you on how to deal with failure। अपने बॉस, अपने प्रोफेसर, अपने माँ बाप से कुछ ऐसा मांगे जो आपको शायद पता है नहीं मिलेगा, लेकिन मांग कर देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? एक ना ही मिलेगा। एंड दैट will train you for failure। वो लड़का लड़की जिससे आप बहुत दिल से दोस्ती करना चाहते थे, जाइए उनसे दोस्ती की रिक्वेस्ट करिए and see what happens। It's quite possible you will get rejected, but that will train you for failure। ये धीरे धीरे कर कर एक मसल के रूप में बढ़ती है। जिम में जब हम जाते हैं तो हम टहलते टहलते, खाते खाते मसल नहीं बना पाते। हमें उस मसल पे जोर डालना पड़ता है, स्ट्रेस डालना पड़ता है, बहुत ज्यादा वजन उठाना पड़ता है, और फिर काफी दिन जाके वो मसल बनना शुरू होती है। इट्स एग्जैक्ट सेम थिंग विद फेलियर एज वेल। नंबर 2, राइटिंग। टाइपिंग नहीं, राइटिंग। राइटिंग की एक बहुत खास बात यह है कि इट इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप वाकई में सोचने की कोशिश करें, अगर आपको कुछ भी बयां करना होता है तो बोलना बहुत आसान होता है, सुनना बहुत आसान होता है, देखना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप लिख के कुछ बयां करना चाहें तो उसमें वक्त लगता है, क्योंकि लिखना, फिजिकल लिखना, पेन एंड पेपर के साथ मुश्किल। तो होता क्या है कि हमारे दिमाग में जो अनगिनत ख्याल चल रहे हैं ना, जो सारे एंडलेस इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो सब हमारे दिमाग में खिचड़ी जैसे बन चुके हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सारे ख्यालों में से सबसे इंपॉर्टेंट हम लिखते हैं। सो इट ट्रेन्स आवर माइंड कि अपने दिमाग के सारे ख्यालों को स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाता है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है वो चूज कैसे किया जाता है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। क्योंकि जब आप बोलते हैं, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो अगर अक्सर आपको ऐसा लगता है कि यार दिमाग में इतनी सारी चीजें जो मैं बोलना चाहता हूं, पता ही नहीं कि क्या बोलना है, दैट विल गेट सिंप्लीफाइड एंड सॉल्व्ड अगर आप लिखेंगे। तो दूसरा चैलेंज, हर रोज अगले 45 दिन आपको लिखना है, एक पन्ना हर रोज लिखना है। एंड जब आप लिखेंगे किसी भी चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी या हिंदी में लिख रहे हैं या अपनी भाषा में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना है। जब आप वो सब लिखेंगे, अंत में आपको कंक्लूड करना होगा, एंड कंक्लूजन की लाइन होगी, दिस टेल्स मी दैट फिल इन द ब्लैंक। ये मुझे बताता है कि फिल इन द ब्लैंक। कुछ जो आपको अपने बारे में पता चला, कुछ जो आपको दुनिया के बारे में पता चला, कुछ जो आपको किसी दूसरे इंसान के बारे में पता चला। समथिंग दैट हेल्प्स यू कंक्लूड। एक एंड पॉइंट पे आना है। दैट विल बी द बेस्ट ट्रेनिंग you will give your mind to control
and streamline your thoughts. Number 3, resist the obvious. जो बहुत obvious चीज है ना, उसको थोड़ा सा resist करना है. इसका मतलब क्या होता है? फर्ज करिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, 24-25 साल के हैं, पहली या शायद दूसरी नौकरी है, एंड आपको एक बहुत बढ़िया सा ऑफर मिलता है, 40-50% पे हाइक है, एक ऐसी कंपनी में जिसका बहुत टॉक्सिक कल्चर है. तो लोगों ने ज्यादा अच्छी बातें तो बोली नहीं है, लेकिन यहाँ 40-50% हाइक है. आपको अपना शहर भी बदलना पड़ेगा, जहां आप काम करते हैं, घर में रहते हैं अभी, तो वहां से दूर जाना पड़ेगा, खुद ब खुद अपने बलबूते पे रहना पड़ेगा, घर किराए पे लेना पड़ेगा, एंड नया शहर, नई नौकरी, एक ऐसी कंपनी जिसका कल्चर भी कुछ ज्यादा कमाल का तो है नहीं. अब अगर मैं लोगों से पूछूं कि यार इस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 80-90% लोग बोलेंगे ले लो नौकरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे इतने अच्छे मिल रहे हैं, 24-25 साल के, जिंदगी बहुत लंबी है, ये पैसा ना जिंदगी बदल देगा, ले लो. ये है ऑब्वियस सॉल्यूशन, ये है जो मेजॉरिटी लोग करेंगे. अब एक इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूं. इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में जितना आपको पता है पूरी दुनिया को भी पता है, तो आपके रिटर्न उतने ही होंगे जितनी पूरी दुनिया के हों. आप ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते. इन अदर वर्ड्स, अगर आप वही चीज करेंगे जो दुनिया कर रही है, आपका रिजल्ट वही होगा जो दुनिया का होगा ऑन एन एवरेज. यही चीज जिंदगी में भी लागू होती है. अगर आप वही डिसीजन लेंगे जो ज्यादातर दुनिया लेगी, तो आपका परिणाम, आपका रिजल्ट वही होगा जो ज्यादातर दुनिया के साथ होगा. तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दुनिया से अलग हो, अगर आपका परिणाम, आपका आउटकम, आपका रिजल्ट दुनिया से अलग हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दुनिया से अलग हो. एंड दैट इज व्हाट दिस चैलेंज इज. कि जब भी जिंदगी में कोई डिसीजन लेना, अपने आप से ये पूछिए कि दुनिया ज्यादातर इस डिसीजन का क्या ऑप्शन चूज करेगी, एंड देन फॉर अ मोमेंट उस ऑप्शन को इग्नोर करिए, रेजिस्ट करिए, एंड थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस दैट यू हैव इन लाइफ. ये मेरी जिंदगी में रिमार्केबल एक माइंडसेट रहा है. मैं यूएस में पीएचडी कर रहा हूं, 24 साल की उम्र का हूं. अपनी मर्जी से पीएचडी करने गया था, 100% स्कॉलरशिप पे गया था, यूएस गया था, एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी में था, स्टाइपेंड मिलता था $1500 का महीने, क्लास में अव्वल नंबर, प्रोफेसर्स मुझे प्यार करते हैं, फास्ट ट्रैक है, पीएचडी 2-3 साल में ही शायद खत्म हो जाएगी. लेकिन मैं खुश नहीं था. एंड अगर आप यही चीज दुनिया से बोलेंगे कि यार एक ऐसा इंसान जो कि वही कर रहा है जो वो करना चाहता था, 100% स्कॉलरशिप पे है, एक यूएस की बढ़िया यूनिवर्सिटी में है, स्टाइपेंड भी मिलता है, फास्ट ट्रैक पे भी है, अव्वल नंबर के नंबर भी आ रहे हैं, क्लास का टॉपर भी है, क्या उसे ये पीएचडी खत्म करनी चाहिए या नहीं? 90% लोग बोलते हैं हाँ. मुझे उस ऑप्शन को थोड़ी देर इग्नोर करना, एंड फिर मैंने अपने ऑप्शन बनाए कि और क्या हो सकता है. मैं वापस हिंदुस्तान जा सकता हूं, शायद अपना पूरी जिंदगी का रुख बदल के एक नया कोर्स कर सकता हूं, वापस आके नौकरी शुरू करूंगा और फिर देखूंगा क्या होगा. कम से कम घर पे होऊंगा, माँ बाप के पास होऊंगा, खुश तो होऊंगा. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. एंड जिंदगी बन गई. जिंदगी जेन्युइनली एक अलग ही दिशा में मुझे ले गई. समथिंग दैट ट्रूली चेंज्ड माय लाइफ. सेम चीज, कंसल्टिंग की नौकरी है, बेशुमार पैसा कमा रहा हूं, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स में जा रहा हूं, 5 स्टार होटल्स में रह रहा हूं, बड़े बड़े बिजनेसेस को कंसल्ट कर रहा हूं. वो सब कुछ छोड़कर मैं 29 साल की उम्र में एक एंटरप्रेन्योर बनता हूं, अपना स्टार्टअप शुरू करता हूं. पूरी दुनिया ने बोला होगा मत कर, लेकिन मुझे उस ऑप्शन को रेजिस्ट करना. 40 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप चला रहा हूं, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से अच्छा पैसा लिया हुआ है, पेटीएम इन्वेस्ट कर चुका है कंपनी में, एंड मैं वो सब छोड़ के अपने स्टार्टअप के सीईओ के पद से इस्तीफा देकर जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करता हूं. पूरी दुनिया बोलती मत करो, मैंने उस ऑप्शन को रेजिस्ट किया. अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि जब भी आप उस ऑप्शन को रेजिस्ट करेंगे तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा ना. इट इज स्टिल रिस्क, इट इज स्टिल समथिंग जो आपके बलबूते पे, आपके लक पे, सब पे आधारित होगा.
मैं सिर्फ आपके सामने ये बोल रहा हूं कि मैंने जो डिसीजन लिए वो मेरे लिए चल गए, लेकिन क्वाइट पॉसिबली वो नहीं चल पाते एंड आई वुड हैव बीन इन अ वेरी डिफरेंट लाइफ। लेकिन मैं कम से कम अपने आप को ये तो नहीं बोलता कि काश 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 मैंने वो कर दिया, काश मैंने मन की सुनी, काश खुद की सुनी। दैट इज व्हाट दिस चैलेंज इज अबाउट। अब अगले 45 दिन हर रोज जो भी आपको डिसीजन लेना हो, जो शायद आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, अपने आप से ये पूछेंगे कि दुनिया बाय एंड लार्ज क्या करती है, एंड उस चीज को इग्नोर करके कोई और ऑप्शन मेरे पास है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने वो ऑप्शन लिया तो आपका परिणाम दुनिया से अलग होगा, ऊपर होगा या नीचे वो आपको नहीं पता, लेकिन अलग जरूर होगा। नंबर 4, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग का चैलेंज। यूएस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ। लोगों से पूछा गया कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। नंबर 2 पे था मौत, डेथ, एंड नंबर 1 पे पब्लिक स्पीकिंग। लोग बोलते हैं यार मुझे मार डालो पर मुझे स्टेज पे मत खड़ा करो, मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं लोगों के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। हर एक इंसान किसी ना किसी लेवल पे पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। मैं भी डरता था। मैं ऐसा ही पैदा नहीं हुआ था, कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता। हर एक इंसान सीख कर ही एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाता है। तो यही अगले 45 दिन का चैलेंज। कोई भी मौका 2 से ज्यादा लोगों के सामने बात करने का आप ना नहीं करेंगे। वो परिवार हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी सेटिंग जहां 2 से ज्यादा लोग हैं, आप बोलेंगे। जितना भी डर लगे बोलेंगे। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप बोलते हैं ना, हाँ वो डर असली होता है कि लोग क्या कहेंगे। आपने अगर गलती कर दी तो लोग आप पे हंसेंगे, आपके हाथ थरथरा रहे हैं, आपकी दिल की धड़कनें तेज हैं, आपके पैर कांप रहे हैं। लेकिन उस समय पे जब आप गलती करते हैं और लोग आप पे हंसते हैं, सिर्फ एक इंसान जीत रहा होता है और वो आप। हर एक इंसान जिंदगी में हार रहा है, हर एक इंसान एक लूजर है, सिर्फ एक ही विनर है उस क्षण और वो आप है। क्योंकि आपने अपने डर का सामना किया, आपने कुछ ऐसा किया जो आपको तकलीफ देता है लेकिन आपको पता है आपकी जिंदगी में आपके लिए जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है। क्योंकि अगर आपको अपने इमोशंस बयां करना आ गया, लोग आपको सुनेंगे। और जिस इंसान की लोग सुनते हैं ना, वो इंसान कुछ भी कह सकता है, कभी भी कह सकता है, एंड लोग सुनेंगे। अगर लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता है तो एक सिंपलर वर्जन ऑफ दिस चैलेंज बता दूं। हर रोज एक टॉपिक पकड़ के, कोई भी एक टॉपिक जो अगले 45 दिन तक सेम रहेगा, बाय द वे, आपको फोन पे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है उस टॉपिक के ऊपर 1 मिनट की। तो 1 मिनट कैमरा से आंख में आंख मिलाकर आपको 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। टॉपिक सेम रहेगा। तो हर रोज आप उस टॉपिक पे इंप्रूव होते रहेंगे। आपने जिस चीज पे कल बोला उस चीज पे आप आज भी बोलेंगे, लेकिन कल जो गलतियां करी थी उसे आज फिक्स करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले दिन और इंप्रूव और इंप्रूव और इंप्रूव, और 45 दिन के अंदर आप उस टॉपिक को छोड़िए। उस टॉपिक के बारे में तो जो भी बोल सकेंगे बोल लेंगे। आप अपनी गलतियों पे काबू कर पाएंगे। आप अपनी गलतियां सुधार चुके होंगे। आप कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे ऑफ डिलीवरिंग एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड फिर उस चीज को एक्सटेंड करके रियल वर्ल्ड में जाइए। जैसे मैंने बताया, 2 लोगों से ज्यादा, जितने भी लोग अगर उनके सामने बोलने का मौका मिले तो ना नहीं। नंबर 5, वेकिंग अप ऑन टाइम चैलेंज। ये तो हर एक इंसान की मनोकामना है। इतने मैसेजेस और ईमेल आते हैं कि हमको आप हर रोज 4:30 5 बजे उठ जाते हैं। मैं भी उठना चाहती हूँ, मैं भी उठना चाहता हूँ, कैसे करूं। सिंपल सा प्रोसेस है, 45 दिनों में हासिल भी हो पाए। सबसे पहले, सुबह जल्दी उठने का राज सुबह जल्दी उठना नहीं है, रात को जल्दी सोना है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक मशीन नहीं है, एक ह्यूमन बॉडी है। उसको 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं रिकवर करने के लिए। उसको वो वक्त चाहिए रेस्ट का। अगर आप 4-5 घंटे में ही उसे वो रेस्ट देना चाहेंगे जब उसे 6-7 घंटे चाहिए, तो बॉडी काम नहीं कर पाएगी दोस्त। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ भी गए लेकिन सिर्फ 4-5 घंटे की नींद के साथ ही, तो आप दिन भर काम नहीं कर पाएंगे, एनर्जी कम रहेगी एंड उसके अगले दिन क्रैश कर जाएंगे। तो क्या ही फायदा। कुछ ऐसा करना है ना जिससे हमारी आदत बन जाए। कुछ ऐसा करना है जिससे बिना अलार्म के ही हम हर रोज उस समय पे, जिस समय पे उठना चाहते हैं, उठ जाए।
मेरे साथ यही होता है, 4:30 से 5 बजे के बीच में मैं ऑटोमेटिकली उठ जाता हूँ। अब तो चाहे जितने भी बजे भी सोया उठ जाता हूँ। फिर मुझे पता है कि मुझे अपनी नींद पूरी करनी है, तो दोपहर में कभी सो गए या अगले दिन रात को जल्दी ही सो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है 8:30-9 बजे ही सो जाते हैं, वरना यूजुअली 9:30 बजे के करीब, 9:45 के करीब। एंड दैट इज हाउ आई मेंटेन माई बॉडीज रेस्ट टाइम। अब इसको हासिल करने का ये है प्रोसेस। फर्ज करिए आप आज 8 बजे उठते हैं एंड आप 6 बजे उठना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती आप करेंगे कि आप 6 बजे का अलार्म लगा देंगे, क्योंकि एक दिन तो आप उठ भी जाएंगे। अंकुर वारिको का वीडियो देखा था, वो चैलेंज करना है तो 6 बजे का अलार्म लगा दिया, अगले दिन 6 बजे उठ गए, ये ने 2-3 दिन कर लिया, फिर बॉडी चिल्लाना शुरू कर देगी, ब्रो 6 बजे तो बहुत जल्दी है यार, सोचना थोड़ा सा, चलो नेगोशिएट करना शुरू। तो 6 बजे का अलार्म स्नूज, 6:15 बजे उठ गए, फिर 2-3 दिन बाद वो भी स्नूज, फिर 6:30 बजे, फिर वो भी स्नूज। धीरे धीरे करके आप 7-7:30 पे वापस आ ही जाएंगे, शायद 8, कभी कभी 8:30 भी, क्योंकि बॉडी ऐसी रिबाउंड मारेगी कि आप उल्टी दिशा में चले जाएंगे। बॉडी को झटका नहीं देना है, बॉडी को धीरे धीरे बहला फुसला के प्यार से एक आदत के जरिए उस मकाम तक पहुंचाना है जहां पहुंचना चाहते हैं। सो अलार्म 6 बजे का ना रख के 7:50 का रखा जाए। तो आप 8 बजे उठते थे, अब आप 7:50 पे अलार्म के थ्रू उठेंगे। वो 10 मिनट का जो गैप है या जो दरमियान है वो ज्यादा बॉडी को महसूस होगा नहीं। तो बहुत ही जल्दी 3-4-5 दिनों के अंदर ही आपको उस 7:50 की आदत पड़ जाएगी, शायद मैक्सिमम 1 हफ्ता, फिर 7:40 1 हफ्ता और, फिर 7:30 1 हफ्ता और, 7:20 1 हफ्ता और, एंड धीरे 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 करके आप उस 6 बजे के मकाम तक पहुंचेंगे। इन 45 दिनों में अगर ये जर्नी आपने शुरू कर दी तो गारंटी दे सकता हूं कि 3 महीने के अंदर आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से पहुंचेंगे ना, उस ढंग से आप कभी वापस नहीं जाएंगे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। मैं 7:30-8 बजने वाला ही इंसान था, 4:30 पहुंचने पहुंचते मुझे करीब 3 साल लग गए। लेकिन उन 3 सालों में धीरे धीरे करके मैं इस मकाम पे ऐसा पहुंचा हूं कि अब हिलना ही मुमकिन नहीं। एंड दैट इज द ब्यूटी of reaching there through habits. Waking up on time, यह है 5वां चैलेंज। 6ठा चैलेंज बहुत ही भयंकर वाला है भाई, चीनी की लत से पीछा उठाना। क्योंकि चीनी जो है वो तो हमें मारे जा रही है। हम सोशल मीडिया और चीनी के युग में पल रहे हैं, सबसे भयंकर युग। सोशल मीडिया हमारे दिमाग को खा रहा है, चीनी हमारे शरीर को खा रही है, एंड इन दोनों के साथ हम अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे बाद में आएंगे, चीनी को कैसे संभाला जाए। अगर आपका स्वीट टूथ है, हम किसी भी चीज में चीनी खाना शुरू कर देते हैं, हमें लगता नहीं है, महसूस नहीं होता है। चीनी हम चीनी के रूप में खाते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में शुगर मिला हुआ है। चाहे आप वो बिस्किट खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, कोक या पेप्सी पी रहे हो, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोई जूस भी ले रहे हो, एनीथिंग दैट हैज आर्टिफिशियल शुगर इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी पीरियड। नेचुरल शुगर वही सही तरीका है शुगर को अपनी बॉडी में डालने का, जो फ्रूट्स में पाया जाता है। अब इससे बचा कैसे जाए, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी चीनी का बहुत भयंकर रूप से एडिक्ट हूं। काफी हद तक कंट्रोल कर पाया हूं अब, लेकिन अभी भी फुल कंट्रोल नहीं है। 2 थिंग्स दैट हेल्प। नंबर 1, जब भी कोई शुगर क्रेविंग हो तो पानी पी लो, काफी हद तक वो क्रेविंग कम हो जाती है। पेट थोड़ा भर सा जाता है, पानी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, तो जो ग्लूकोज की तलब होती है काफी हद तक कम हो जाती है। The other thing that I do is chewing gum, sugar free chewing gum। Sugar free chewing gum, एक chewing gum 1 कैलोरी की होती है, चीनी होती नहीं है उसमें, so you can chew it। and the good thing is कि आपका मुंह बिजी रहता है, तो कुछ खा तो सकते नहीं है, कुछ पी भी नहीं सकते, and it also gives you a little bit of taste, तो आपकी वो क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाती है। इन दोनों चीजों के तहत मेरी शुगर क्रेविंग काफी कम हो चुकी है। हाँ, मेरे लंच के बाद मैं थोड़ी सी सुपारी खा ली, अगर थोड़ा बहुत कुछ डार्क चॉकलेट है वो खा लिया, बट इन अ कंट्रोल फैशन। एंड जहां भी जब भी चीनी खाने का मन हो, पानी एंड च्युइंग गम टेक्स केयर ऑफ इट। ये है आपका 6ठा चैलेंज, शुगर की लत जिंदगी से बाहर। नंबर 7, रीडिंग, किताबें पढ़ना।
किताबें पढ़ना दोस्त जिंदगी का सबसे बेस्ट तरीका है दुनिया को जानने का, खुद को जानने का, क्योंकि किताबों में वो हर एक चीज लिखी हुई है जो हमें पता होनी चाहिए। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हर एक इंसान की कहानी, हर एक चीज जो डिस्कवर हुई है, हर एक चीज जिसके बारे में रिसर्च हुआ है, हर एक चीज जो हमें जाननी है नहीं जाननी है, हर एक चीज किताबों में लिखी है। तो अगर हम किताबें पढ़ लें, अच्छी किताबें पढ़ लें, तो हम जिंदगी के बारे में, खुद के बारे में सब कुछ जान सकते हैं जो हम जानना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि किताबें हमें बोरिंग लगती हैं, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि काफी किताबें बोरिंग होती हैं, एंड अगर हमारे को आदत नहीं है किताबें पढ़ने के लिए तो फिर किताबें बहुत ही बोरिंग लगती हैं। इसका तरीका है, शुरू करिए उन किताबों से जो आपको पसंद है, जो आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं। इट कुड बी अ कॉमिक बुक, it could be a really light read, it could be something which is fiction, it could be something which is funny, लेकिन पढ़ना है, that is the main thing। and अगले 45 दिन आपकी आदत यही है कि हर रोज आपको 15 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 15 मिनट, उससे ज्यादा। पन्नों के पीछे मत भागिए, कितना पढ़ रहे हैं, कितने पेजेस हैं, ना, कितनी किताबें नहीं खत्म करनी आपको सिर्फ धीरे धीरे आदत डालनी है। आदत सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी चीज सीखने का। That's the same thing we'll apply for reading as well। तो इस चैलेंज नंबर 7 के लिए हर रोज 15 मिनट आपको एक किताब पढ़नी है। किंडल से पकड़ी, फिजिकली पढ़िए, डिजिटली पढ़ने की कोशिश मत करिए तो फोन पे या ऑनलाइन, क्योंकि उससे हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्क्रीन थोड़ा सा आ जाता है, स्क्रीन इतना ज्यादा देखना भी नहीं चाहिए वगैरह। तो अगर आप फिजिकल बुक ले सकते हैं या किंडल, क्योंकि किंडल की जो इंक होती है वो स्क्रीन वाली इंक नहीं होती है, तो इट डज नॉट प्रोवाइड दैट ग्लेयर दैट हार्म्स अस, यू आर सॉर्टेड। एंड 45 दिन बाद आपकी थोड़ी सी आदत बन चुकी होगी, क्योंकि आपने वो किताबें पढ़ी होंगी जो आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैविएट, अगर कोई भी आप किताब ऐसी पढ़ रहे हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, तो प्लीज बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हया के ड्रॉप कर दीजिए, मत पढ़िए, बिल्कुल भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत बार हम अपने ऊपर वो गिल्ट डाल देते हैं कि यार हमने ये किताब तो शुरू कर दी लेकिन अब इसको खत्म नहीं कर पा रहे, हम ही में कुछ कमी होगी, हम ही गधे होंगे, बाकी सबको तो ये किताबें पसंद आ रही हैं, हमें नहीं आ रही हैं, तो हमें ही कुछ कमी है। कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो, आपको किताबें वही पढ़नी है जो पढ़ने में आपको मजा आए, एंड अगर मजा नहीं आ रहा है तो ड्रॉप इट, क्योंकि आदत उसी ढंग से लगेगी कि आप किताबें पढ़ते रहे, ये नहीं वो किताबें पढ़ें जो दुनिया बोलती है आपको पढ़नी चाहिए ना। चैलेंज नंबर 8, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं ध्यान में, किसी रिलीजन में एकदम घुस गए हैं ना। मेडिटेशन का सिंपल मतलब कि आप खुद के साथ एंड खुद के ख्यालों के साथ वक्त बिता रहे हैं, बिना म्यूजिक के, बिना किसी इंसान के, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी किताब के, बिना किसी फोन के। एंड वो ख्याल आपको जहां भी ले जा रहे हैं, आप जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप उन ख्यालों को जीना नहीं चाहते, सिर्फ देखना चाहते एज अ ऑब्जर्वर। तो फर्ज करिए आप फुटपाथ पे, एंड फुटपाथ पे आप गाड़ियां देख रहे हैं, वो कोई लाल गाड़ी गई, वो कोई सफेद गाड़ी गई, वो कोई पीली गई, वो कोई काली गई। आप उन गाड़ियों को देख के उस गाड़ियों में बैठ नहीं रहे, आप सिर्फ उन गाड़ियों को जाते हुए देख रहे हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ मेडिटेशन हैज टू बी, कि ये गाड़ियां जो है ना, ये आपके ख्याल हैं। तो वो रहा मेरा गुस्सा, वो रहा मेरी जेलसी, वो रही मेरी एंजाइटी, वो रही मेरी प्लेसमेंट प्रोसेस, वो रही मेरी नौकरी में मेरे बॉस। ये सब कुछ आप जाते हुए आते हुए देख रहे हैं, आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब ये नहीं है कि गुस्से को जाते हुए देखने बोला अरे मेरे को गुस्सा होना, चलो चलो भागो गाड़ी में बैठ जाओ ना। आप अपने आप को ऑलमोस्ट एज अ थर्ड पार्टी गुस्सा होते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन उस गुस्से को आप जाने दे सकते हैं। दैट इज मेडिटेशन। It is not your ability to control your thoughts. It is not your ability to control your emotions. It is your ability to witness your thoughts. It is the ability for you to witness your emotions. बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन यही अंतर सब कुछ है दोस्त। गुस्सा होना और अपने आप को गुस्सा होते हुए देख पाना दो अलग चीजें हैं। और अगर आपने दूसरी चीज कर दी तो आप जिंदगी में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके जज्बात आप पे हावी नहीं।
फिर आपका क्रोध, आपका एंगर, आपकी ईर्ष्या आप पे हावी नहीं हो जाती. इट अलाउज यू टू स्टिल फंक्शन बिकॉज यू आर एबल टू सी इट एज एन इंडिपेंडेंट इमोशन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. तो ये रहा चैलेंज. हर रोज 10 मिनट मेडिटेट करना है, सिर्फ 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं. क्योंकि हर रोज अगर आप 10 मिनट मेडिटेट करेंगे, आपके ख्याल शुरू में तो आप पे हावी हो जाएंगे. अरे ये भी करना था, वो भी करना था, ये मैं महसूस कर रहा हूं, यहां मुझे खुजली हो रही है, ये हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन धीरे धीरे करके पहले हफ्ते के बाद, दूसरे हफ्ते के बाद, तीसरे हफ्ते के बाद यू विल बिगिन टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट यू आर फीलिंग. एंड ये चीज अगर आपने कर दी तो 2025 अलग लेवल. नंबर 9, ओवर थिंकिंग. ये ओवर थिंकिंग का चैलेंज नहीं है, ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने का चैलेंज है. हर एक इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार है. सोचना हम कुछ शुरू करते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं कि यार हमारी एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, फिर मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो गया तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता टूट जाएगा, वो टूट गए तो और कोई दोस्त भी नहीं है, फिर और कहीं रिश्ते बन भी नहीं पाएंगे, जिंदगी भर अकेला ही रहूंगा, फिर जो बड़े भैया या बड़ी बहन है पता नहीं उनकी शादी कैसे होगी, उनकी शादी अगर हो गई तो फिर मैं और अकेला हो जाऊंगा, और अकेला हो गया तो फिर माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, पता नहीं कहाँ ही पहुंच गया. एंड दिस कंज्यूम्स ऑल ऑफ अस. ओवरथिंकिंग को समझने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. कि क्या कोई चीज हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसके होने की संभावना क्या है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हम हर रोज घर से बाहर निकलते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि अंकुर, घर से बाहर निकलकर खुदा न खास्ता एक बस आपको आके ठोक दे, क्या वो हो सकता है या नहीं? जवाब हाँ है, ऑफ कोर्स हो सकता है. लेकिन इसके होने की संभावना क्या है? नाउ दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. क्योंकि मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कि इस चीज के होने की संभावना जो है बहुत कम है. हो तो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि मैं उस प्रोबेबिलिटी के कॉन्फिडेंस पे घर से बाहर निकल जाता हूं. क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं ना, हर रोज निकलते हैं. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू टू डील विद ओवरथिंकिंग. ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी एक ही चीज है. कि यार ये जो चीज तो मेरे दिमाग में है ना, जो हो सकती है, उसके होने की संभावना नियरली 100% है. तो मैं अपना दिमाग खराब कर देता हूं ये सोच के कि यार ये तो हो सकता है और होके ही रहेगा. एंड दैट कंज्यूम्स अस. लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ऑब्जेक्टिवली एक आईना दिखा के ये बता दें कि यार ये जो तुमने दिमाग में कल्पना रची है, ये हो तो सकती है, लेकिन इसके होने की संभावना बहुत कम है, our mind becomes relaxed. It in fact takes that fact at face value. तो अगर आप बोलेंगे कि यार एग्जाम में फेल होना हो तो सकता है, लेकिन उसके होने की संभावना बहुत कम है, your mind relaxes. चलो ये भी मान लेते हैं कि संभावना ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद नौकरी ना मिल पाना हो तो सकता है, लेकिन उसके होने की संभावना बहुत कम है, your mind relaxes. तो जहां जहां भी आपका माइंड जिस दिशा में आपको ले जा रहा है, आपको अपने दिमाग को हमेशा ये बताना पड़ेगा कि यार ब्रो, जो तू सोच रहा है ना वो हो तो सकता है, लेकिन उसके होने की संभावना बहुत कम है. It is possible, but the probability of that happening is very low. And that is why I am not going to give it the attention that you think it deserves. And finally, challenge number 10. Procrastination को बीट करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है. हम जो काम हमें अभी करना है कल तक नहीं टाल सकते. प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है, हमें लगता है हमारे पास अभी भी वक्त है. हमें ये पता ही नहीं है कि इस काम को करने के लिए कितना वक्त लगता है, तो हमें लगता है कि हम जितना बचा हुआ वक्त है ना उसके आधे में ही करें. एंड दैट मे नॉट बी ट्रू. सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं हर सेकंड ताली बजाइए,
तो बहुत आसान है। बढ़िया। अगर मैं आपको बोलूं हर 27 सेकंड ताली बजाई तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, मन में आप 27 तक गिन लेंगे, 1 2 3 4, लेकिन कितनी ही बार क्या एग्जैक्ट आप 27 सेकंड पे ताली बजा पाएंगे? नहीं। And that's exactly what happens with procrastination as well. अगर काम बहुत बड़ा होता है तो वो 27 सेकंड के मुकाबले हो जाता है, लेकिन अगर उसी काम को हम तोड़ दें, उस बड़े काम को एक छोटे छोटे काम में ढाल दें, तब वो 1-1 सेकंड वाला काम बन जाता है। एंड दैट इज फार मोर इन कंट्रोल, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि उस छोटे काम को हम कैसे कर सकते हैं, कितने वक्त में कर सकते हैं, एंड उसको करके नेक्स्ट में क्या करना होगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अगले 45 दिन जो भी बड़ा काम मिलेगा जिसको आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करे, आप उस बड़े काम को छोटे छोटे कामों में तोड़ेंगे, एंड यू विल देन हैव फार बेटर ग्रिप ऑन हाउ योर टाइम मैनेजेस इटसेल्फ। अब जाते जाते, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, थोड़ा साल खत्म होने को आ रहा है, एक एक्स्ट्रा चैलेंज भी दे देते हैं। चैलेंज नंबर 11, ऑटोमेटेड सेविंग्स। इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। इसका मतलब यह है कि यार गरीबियत का माइंडसेट ना अमीरियत का माइंडसेट हम अपनाएंगे। गरीबियत का माइंडसेट क्या होता है? गरीबियत का माइंडसेट ये बोलता है कि हमें जितने पैसे महीने में मिलते हैं उसमें से हम पहले अपने खर्चे करेंगे और फिर अगर कुछ बच गया तो उसको इन्वेस्ट करेंगे। अमीरियत का माइंडसेट बोलता है कि जितने पैसे हमें हर महीने मिलते हैं उसमें से सबसे पहले हम इन्वेस्ट करेंगे और फिर जो बच जाएगा उसमें अपना खर्चा निकालेंगे। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू ऑटोमेटेड सेविंग्स के थ्रू। ऑटोमेटेड सेविंग्स का मतलब आप अगले 45 दिन अपना एक अलग सा बैंक अकाउंट खोलेंगे एंड उस बैंक अकाउंट में जैसे ही आपके महीने की तनख्वाह आएगी, आप एक अमाउंट स्वीप कर देंगे। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जो बाकी बच गया वो आपका अमाउंट है। उसको आप अपनी जरूरतों के लिए खर्च करिए, अपनी इच्छाओं के लिए खर्च करिए, आपको फोन खरीदने, स्नीकर खरीदने, जो भी करिए उसी में करना है। बाकी का जो इन्वेस्टेड अमाउंट आपने स्वीप कर लिया है, आप उससे अपनी SIP शुरू करेंगे, एंड दैट विल बी योर जर्नी टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये 11 के 11 चैलेंज अगर आपने अगले 45 दिन शुरू कर दिए, 2025 ऐसा शुरू हो कि आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल बन के रहेगा। गारंटी। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।